Hi everybody, welcome back to our YouTube channel Edu91 Commerce Classes, and this is me Pooja Sharma, your mentor for business studies. So where were we last time? Oh yes, we finally got back to our studies, है ना? इतने समय के बाद we finally plan to sit down and study and start revising the business studies for God's sake. So अगर आपको जो पिछला वीडियो देखकर थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला तो बहुत अच्छी बात है. आई होप आप सबने पढ़ाई चालू कर दिया होगा. बट स्टिल if some of you, I know the naughty people out there, so if some of you have still not started studying, then this is your warning number 2. Okay, this is warning number 2 that go and study. क्योंकि एग्ज़ाम तो एनीवे होने ही वाला है. यू कैन नॉट गेट अवे विद इट दैट ईजिली. यू विल हैव टू स्टडी एंड बाद में पैनिक की सिचुएशन में पढ़ने से अच्छा है अभी प्लेजर लेके पढ़ो, अभी आराम से काम माइंड के साथ पढ़ो. यू विल बी एबल टू स्टडी बेटर. और जो है पैनिक के अंदर कुछ लोग जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं. सो घबराना क्यों है? व्हेन यू हैव इनफ टाइम, यूटिलाइज इट. 2 रिविजन्स आराम से कर सकते हो. सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी पेपर प्रेजेंटेशन. क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सो अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा इधर उधर गड़बड़ कर दी और जो आपका इवैल्यूएटर है उसका थोड़ा सा उनका मूड ख़राब हो गया आपका पेपर चेक करते टाइम, सो ही माइट एज वेल गिव यू लेस मार्क्स देन दी अदर स्टूडेंट जिन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लिखा है. ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर्स अप्रोप्रिएट हैं, बहुत एकदम अच्छे से लिखा हुआ है आपने, बट आपने बहुत जगह कटिंग करी हुई है, उसको आपके आंसर्स प्रॉपर सीक्वेंस में मिल नहीं रहे हैं, सो ही इज़ गोइंग टू डिडक्ट your marks, so nobody can help in that. So in today's video we are going to talk completely about how to attempt your paper, business studies का paper. So we'll also talk about the visual part कि visually आपको अपने पेपर को कैसे जो है अच्छा रखना है, and we'll also talk about the technical part, how to attempt your answers. राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. सो सबसे पहले जो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको मिलेंगे, आपको उनको जो है अच्छे से यूटिलाइज करना है. सो यू हैव टू मार्क द क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो, एंड यू ऑल्सो हैव टू मार्क द क्वेश्चंस विद स्टार जो आपको अच्छे से आते हैं, एंड पिक दैट क्वेश्चन ओनली जो आपको एकदम परफेक्टली आता है, एंड यू नो उसमें तो कोई आपके मार्क्स कट ही नहीं कर सकता. सो हमें जो है अपने पेपर की शुरुआत उसी वाले आंसर से करनी है, उसी वाले क्वेश्चन से करनी है जो आपको परफेक्टली आता है, और एंड यू आर डेड श्योर अबाउट इट कि इसमें कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता है. So those 15 minutes you have to dedicate towards marking the questions that you know and marking the questions that you don't know, so that you don't waste time on these questions. और ऐसे वाले questions आप एकदम लास्ट में करो जब आपका पूरा पेपर हो चुका है. जो questions नहीं आते बाद में जो है फ्री बैठ के उनके ऊपर थोड़ा सोचो, उनके ऊपर दिमाग लगाओ कि इसमें क्या लिख सकते हैं. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंस. कई बच्चे करते हैं कि आंसर नंबर 1 शुरू किया, उसका ए करा, उसका पार्ट ए करा, उसका पार्ट बी करा, और फिर उसके बाद आंसर नंबर 3 स्टार्ट करा और उसका जो है उन्होंने पार्ट सी चालू कर दिया, पार्ट डी चालू कर दिया. फिर उन्हें याद आ जाता है कि अच्छा आंसर नंबर 1 का ना मुझे जो है सी पार्ट भी आ गया याद और डी पार्ट भी याद आ गया, और फिर जो वैसे कर देते. प्लीज़ डोंट डू दिस गाइज. आपको जो है सीक्वेंस प्रॉपर रखना है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पूरे क्वेश्चंस का ऐसे लाइन बना के चलना है, बट जो क्वेश्चन के अंदर के सब पार्ट्स है वो सब पार्ट्स आपके एक जगह पर ही होने चाहिए. अगर आपने आंसर नंबर 1 उठाया है तो उसके 1 2 3 जितने भी पार्ट्स हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह पर ही करने हैं. फिर उसके बाद मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करा, लेट्स अज्यूम आपने क्वेश्चन नंबर 8 से चालू किया. क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं, तो ऐसा कर सकते हो कि आप बी पहले कर दो और ए बाद में कर दो. दिस इज़ अलाउड, लेकिन इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो इसी के अंडर होने चाहिए. ये नहीं है कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 चालू हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 फिर से चालू हो रहा है, यहाँ पे आप सी पार्ट कर रहे हो, यहाँ पे डी पार्ट कर रहे हो. सो ऑल द क्वेश्चंस, all the sub parts of a question under the same question. राइट, नाउ जब भी आप अपना कोई नया आंसर लिख रहे हो तो आपको नया पेज ही रेफ़र करना है. बोलोगे मैम एमसीक्यू वालों के लिए भी क्या हर एक पेज पे एक एक एमसीक्यू लिखेंगे, ऐसे तो 20 पेज तुम्हारे यहीं भर जाएंगे. सी फॉर एमसीक्यू, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो आप जो है पूरा सेक्शन को ऐसे लिख के उनके अंदर लिख सकते हो, ए का ये है, ए का वो है, ठीक है. सो वो आप कर सकते हो. लेकिन जो आपके 3 मार्क ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए भी जो है आप कर सकते हो. 3 मार्क ऑनवर्ड्स जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको पर पेज पे पर आंसर ही लिखना है. क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, फिर नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ही सी पार्ट, ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्जिन्स. बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे कई जैसे कईयों को जो आंसर शीट्स मिलती हैं उनको जो है मार्जिन्स ड्रॉ करी हुई मिलती है. इफ़ देर इज़ अ मार्जिन नो प्रॉब्लम, बट इफ़ देर इज़ नो मार्जिन सो मेक श्योर यू आर ड्रॉइंग वन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर एंड यू आर राइटिंग इन मिडल ऑफ दिस मार्जिन.
तो आपको जो है इनफ स्पेस रखना है अपने आजू बाजू, और ये नहीं करना कि अच्छा यहाँ भी लिख रहे हो आप, मतलब ऊपर भी पूरा भर दिया आपने, ठीक है, और आप नीचे भी पूरा भर रहे हो। सो अपना पेपर को जो है नीट एंड क्लीन रखना है। यू मेक श्योर दैट यू हैव इनफ स्पेसेस ऑन ऑल द 4 साइड्स ऑफ द पेपर। यहाँ पे भी, ऊपर भी खाली छोड़ना है एंड नीचे भी खाली छोड़ना है। पेपर की कमी नहीं है। सी आई अंडरस्टैंड यू विल से मैम पेपर बचाओ, सेव एनवायरनमेंट, सेव ट्रीज, आई नो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ आप जो है घर पे जाके एक नया पेड़ लगा देना, बट टुडे फोकस ऑन योर एग्जाम, राइट। सो जो है आपको पर पेज पे पर आंसर लिखना है, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव इनफ मार्जिन ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ द पेपर। सो लेट्स टॉक अबाउट अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो आपको पता है कि इतना सारा थ्योरेटिकल पेपर में हमें जो है पैराग्राफ्स तो लिखने ही पड़ते हैं, बट इन दोज पैराग्राफ द इवैल्यूएटर वांट्स कि आपने जो मेन कीवर्ड्स लिखे हैं ना, आप उनको अंडरलाइन कर दो, सो दैट जैसे ही वो आपका आंसर पढ़ने आए उसको मेन जो कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन दिख जाए, और उनकी जो नज़र है उन कीवर्ड्स के ऊपर खास तौर से जाए। और जब वो देख ले कि हाँ इस बच्चे ने इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलेवेंट सारे कीवर्ड्स लिखे हैं, तो ही विल डेफिनेटली गिव यू फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, इन दैट आंसर। सो हमें हमारे जो स्पेसिफिकली जो हमारे जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, सो उसमें हमें हमारे कीवर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन कर आना है, सो दैट हम सीधा इंप्रेशन दे दें कि हे इवैल्यूएटर तुम देखो हमें आता है, और हमने स्पेसिफिकली आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन भी किया हुआ है। सो वी हैव टू गिव दैट इंप्रेशन टू हिम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट which comes under the visual presentation only, that is the charts. So lot of students say कि मैम ऐसे charts बनाने बहुत टाइम वेस्ट जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा ही लिखना पड़ता है, एंड देन ऐसा लगता है कि शायद इवैल्यूएटर ना ये ड्राइंग के शायद मार्क्स भी डिडक्ट करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ओवर डू कर दोगे, कलर यूज़ कर आओगे, कोई पिंक यूज़ करके आ रहा है, कोई ऑरेंज यूज़ करके आ रहा है, सो दैट इज़ नॉट अलाउड। सिर्फ एक ही पेन करो, ज़्यादा पेंसिल यूज़ कर सकते हो फॉर द ड्राइंग्स एंड ऑल, बट डोंट ओवर डू इट, कीप इट वेरी सिंपल, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पूछा जाता है, सो यू कैन मेक अ स्मॉल चार्ट लाइक दिस, जिसमें आपने बीच में ऐसे बना दिया, एंड देन यू कैन पुट क्लाउड समवेयर, something like this. So that's what I did in my business studies paper, and that's what I have told other students also to do that. And काफ़ी टीचर्स भी बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, बिकॉज जैसे हमें इन सब का पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखना भी है, बट हम ऊपर जो है आंसर शुरू करने से पहले ही जो है हम ये सारे पॉइंट्स दिखा देंगे एक जगह पे हमारे इवैल्यूएटर को, सो ही कैन चेक ऑल दीज कि ठीक है। अब इनका नीचे एक्सप्लेनेशन जाके जब वो पढ़ेगा वहाँ पे उसे कीवर्ड्स पढ़ने हैं, तो हम उसका काम ना आसान कर रहे हैं, उसको ये दिखा के उसकी नज़रें वहीं पे लेके जा रहे हैं जो मेन चीज़ हैं जिनसे हमें मार्क्स मिलेंगे। सो इससे उसे पता चल जाएगा सारी हेडिंग ठीक है, एंड देन व्हेन ही विल गो टू रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स, तो जो है वो सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ लेगा, हो गया काम, एंड देन ही विल नॉट इन्वेस्ट टू मच टाइम इन योर आंसर शीट, और कम समय देने के बाद भी ही विल गिव यू बेटर मार्क्स, ठीक है। नाउ ओवर राइटिंग, कई बच्चे जो है ना मतलब जैसे होता है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें जो है पहले कुछ और याद आता है, एंड देन व्हेन वी राइट तो हमें ना लगता है कि नहीं इसकी जगह तो कुछ और लिखना था, एंड देन व्हाट वी डू इज़ फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हेलो माई नेम इज़ पूजा शर्मा, नहीं मेरा नाम ना पूजा शर्मा नहीं है, मेरा नाम ना पूजा मेहता है, जस्ट सेइंग ठीक है। सो ये देखा, इट्स लुकिंग सो अनटाइडी, वो जो इवैल्यूएटर है उसका ना दिमाग ख़राब हो जाएगा कि कितना गंदा बच्चा है, इसने पूरा कटिंग करा हुआ है पूरे पेपर में, ओवर राइटिंग लिखा हुआ है और ऐसे कांटे लगाए हुए हैं। सो हमें ऐसे बड़े बड़े कांटे भी नहीं लगाने हैं। अगर आपको लगता है कि आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर गलत लिख दिया है, सो साइड में ही जो है ऐसा सिर्फ एक सिंगल कट लगाना है आपको, सिर्फ एक सिंगल कट, पूरा ऐसे खुचुड़ पुचुड़ ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सो या खुचुड़ पुचुड़ इज़ द वर्ड दैट आई यूज टू यूज़ इन माई स्कूल टाइम, सो आई लर्नड इट फ्रॉम माई फ्रेंड्स इन स्कूल, सो आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो अबाउट दिस वर्ड, बट हाँ इसको हम खुचुड़ पुचुड़ बोलते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना, बहुत ही टाइडी तरीके से आपको क्रॉस भी लगाना है, जस्ट वन क्रॉस एंड राइट अ शॉर्ट नोट दैट प्लीज़ डोंट कंसिडर दिस आंसर, ओके। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपको कट करना भी है, फॉर एग्जाम्पल आपको हेलो की जगह हे लिखना है, राइट, सो जस्ट पुट अ लाइन हियर। अब समझ आ रहा है कि ये वर्ड जो कटा है, एंड देन दिस इज द रेलेवेंट वर्ड दैट आई हैव टू यूज टू गिव मार्क्स, ओके।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग ऑफ बुलेट्स. सो जब मैंने आपको ये बोला कि आप ऐसे चार्ट बना सकते हो, सो जो हमारे पॉइंट्स हैं जिनमें बहुत ऐसे इनके जैसे कई आंसर्स ऐसे होते हैं उनका ना एक पूरा लाइन ही बहुत बड़ा सा होता है. सो इन दैट केस यू कैन यूज़ बुलेट्स. जैसे हेडिंग नहीं है, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन है. सो इन दैट केस यू कैन यूज़ बुलेट पॉइंट्स, ताकि आप जो है, और बुलेट पॉइंट्स में भी स्पेस देना है. ये नहीं है कि एक ही बुलेट के अंदर जो है सारे पॉइंट्स लिख दिए या फिर स्पेस नहीं दिया. एक बुलेट पॉइंट लिखा, फिर लाइन छोड़ा, दिस लाइन इज एम्प्टी, एंड देन स्टार्ट विद नेक्स्ट बुलेट पॉइंट. ओके, यू हैव टू मेक इट लुक नीट एंड टाइडी ऑल थ्रू आउट द पेपर. ये नहीं है कि सिर्फ जो है पहले के 2 पेज बहुत सुंदर लिख दिया और एंड तक आते आते तो एकदम जो है हमने रेल बना दी अपने पेपर की. ऐसे नहीं करना है. ओके, सो यू हैव टू मेक इट लुक नीट एंड टाइडी थ्रू आउट. शुरू से पेज से लेके एंड तक पूरा साफ रखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल पार्ट्स. ओके, अभी तक हमने विजुअल पार्ट तो कर लिया कि चार्ट्स बनाना है, बुलेट्स यूज़ करनी है, मार्जिन एंड ऑल. नाउ विल टॉक अबाउट कि आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं. सो इवैल्यूएटर्स जो होते हैं ना, उनको बड़ा पसंद लगता है कि आपकी अगर आंसर की हेडिंग जो है ना एनसीईआरटी की हेडिंग से मैच हो जाए. सो वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू शो. वी हैव टू शो हिम दैट हमें जो एनसीईआरटी की हेडिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल यही वाला जो है, ये सारी जो है ना एनसीईआरटी की हेडिंग्स हैं. सो हमें उसे शो करना है, देखो भाई साहब हमने ना एनसीईआरटी एकदम घोट कर पी है. एंड दीज वर द हेडिंग्स दैट वर रिटन इन द एनसीईआरटी. और उनको जो एक रेफरेंस आंसर शीट मिलती है ना, उसमें भी एनसीईआरटी के ही आंसर्स होते हैं. सो व्हेन ही विल कंपेयर, सो ही विल सी कि हाँ यार बोथ आंसर्स आर सेम ओनली. सो ही विल डेफिनेटली गिव यू बेटर मार्क्स इन दैट. सो इसीलिए हमें कोशिश करनी है एटलीस्ट हेडिंग जो है हमारी एनसीईआरटी की, हम डिट्टो सेम ही लिख कर आएँ. हेडिंग्स में हम कोई भी चेंज ना करें, ना खुद से कुछ बनाकर लिखें. सी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मतलब कि रट्टे को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ कि हाँ, बट सी दैट्स हाउ विल गेट मार्क्स. आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज बहुत बहुत अच्छी बात है, उसको अभी हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करना है अपने आगे फ्यूचर में. बट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन एंड व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग मार्क्स, हमें एग्जामिनर को, हमारा जो एवैल्यूएटर उसको वही देना है जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सके. और अगर उसको चाहिए कि नहीं मुझे एनसीईआरटी से मैचिंग हेडिंग ही चाहिए, सो व्हाई नॉट गिव हिम. क्या प्रॉब्लम है, अभी तो हमारे पास कितने दिन पड़े हैं. सो वी कैन रिवाइज एंड वी कैन लर्न द हेडिंग्स एज इट इज़. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्दर. हाँ, केस स्टडीज़ के बारे में बात कर लेते, क्योंकि केस स्टडी ना बच्चों को बहुत परेशान कर रही है. एक तो ना पहले उनको इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना, मतलब क्योंकि आपको पता ही है एक पैराग्राफ से छोटा तो केस स्टडी आता ही नहीं है. सो बच्चे क्या बोलते हैं, क्या पैराग्राफ देख कर ही उनको डर लगने लग जाता है. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, इतना बड़ा साइज़ बना देते हैं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए होता है. और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एकदम मतलब छोटा सा होता है. वो वाला डायलॉग सुना आपने हिंदी में, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, बिल्कुल सेम है केस स्टडी. सो दिस इज़ रियली व्हाट इट इज़. इतना बड़ा आपको बोलेंगे, इतना बड़ा पैराग्राफ, कहानियाँ सुनाएंगे, कंपनी में ये हो गया, कंपनी में वो हो गया, और पता चला उसका आंसर तो था सिर्फ प्लानिंग. मतलब कितना आसान है ना. सो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे पैनिक नहीं होना है. सबसे पहले केस स्टडी को देख के, एक तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं. सो पहले मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है केस स्टडी में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर, सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करके लिख देना है. फॉर एग्जांपल प्लानिंग है, तो हमने जो है प्लानिंग ऐसे आइडेंटिफाई करके लिख दिया दैट प्लानिंग इज द फीचर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, प्लानिंग इज द फंक्शन बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला है कि उसके फीचर्स कुछ एक्सप्लेन कर दो. सो हम जो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलोज, फिर हम जो है उसके फीचर्स निकाल देंगे. या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लानिंग लिखा और फिर जो है हमने एक छोटा सा चार्ट बना लिया ऐसे करके, और इसमें हमने सारे जो है उसके यहाँ पे बीच में प्लानिंग लिख लिया. एंड वी रोट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द फीचर्स ऑफ प्लानिंग इन दीज लीव्स और इन दीज पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स. ओके, सो हमें ऐसे करके करना है. नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम, आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड एक्सप्लेन द 2 फीचर्स ऑफ इट. मान लो कोई और ऐसा क्वेश्चन आ गया कि उसमें स्पेसिफिकली बोला है कि दो फीचर इसके एक्सप्लेन करो, लेकिन अभी भी बताया नहीं है कि कौन कौन से फीचर होने चाहिए. और ऐसा भी हो सकता है कि वो पूछें एक्सप्लेन कि आइडेंटिफाई करो फंक्शन को, और वही 2 जो नाम भी कर देंगे कि इन 2 फीचर्स को एक्सप्लेन करो. फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया, तो हमने बोल दिया ठीक है कोऑर्डिनेशन है, दिस इज द आंसर. एंड देन स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हम जो है लिख देंगे ऐसे करके. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैम बड़ी ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि केस स्टडीज़ इतने सारे होते हैं, एक तो हम ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता. सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ केस स्टडी, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन रीड द केस स्टडी.
ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स साइकोलॉजी लगानी है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्टेट द राइट एक्सरसाइज्ड हियर। तो राइट से पता चल गया है दिस इज कंज्यूमर एक्ट, है ना। तो चलो आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Manoj bought a packet of chips from a local shopkeeper and found that the ingredients given on the label were not legible. यानी पढ़ने में नहीं आ रहे थे. He complained about it to the company. The company sent a written apology stating that they will make sure that existing packets are withdrawn from the market and new packets with legible labels will soon be made available. State the right exercised here. So यहाँ पे हमें बताना है कि जो कंज्यूमर है मनोज है उसने कौन सा राइट एक्सरसाइज करा है. सो अब आप बोलोगे, अब आपको पढ़ने में ही मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे बोलेंगे कि मैम ना राइट टू रिड्रेसल है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे मैम राइट टू हर्ड है. अब आप सोच के बताओ क्या है. पहले तो ना इस वीडियो को पॉज करो, फटाफट से खुद का दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर. राइट टू रिड्रेसल हो सकता है, राइट टू बी हर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है. ठीक है, तो चलो अब आप वीडियो पॉज करके आगे होगे तो मैं आपको बताती हूँ इसका जो आंसर है क्या है, राइट टू बी हर्ड है. राइट टू बी हर्ड क्यों है, चलो देख लेते हैं. मतलब दिस इज़ नॉट ए एक्सप्लेनेटरी वीडियो, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं. लेकिन जब भी आप कंफ्यूज हो, मेक श्योर कि आप जो अपनी केस स्टडी है उसको बहुत मतलब 2 बार पढ़ लो एटलीस्ट, तब जाके जो है आप करो. पहले तो यहाँ पे आपको जो कई केस स्टडीज़ ऐसी होती है जिसमें पूरा केस दिया होता है और उसके नीचे 2 पार्ट ऐसे बना के जो है क्वेश्चंस लिखे होते हैं. तो वो क्वेश्चंस आप पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद जो है केस स्टडी को पढ़ो. ऑलराइट. So, right to seek redressal, the consumer has a right to get relief in case the product or service falls short of his expectations. क्या यहाँ पे जो product था, did it fall short of the expectations of the customer? नहीं, उसको पसंद आया, बट उस पर जो लेबल पे जो लिखा हुआ था वो ढंग से पढ़ा नहीं जा रहा था. ओके, सो इसीलिए रेड्रेसल नहीं है, राइट टू बी हर्ड है. ठीक है, उसने लिखा कंपनी को, वो कंपनी के पास गया. किसके पास गया, कंपनी के पास गया, डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट के पास नहीं गया. सो द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद गुड्स और सर्विस. तो इसीलिए यहाँ पे राइट टू बी हर्ड इसका आंसर होगा. ओके, मूविंग ऑन. जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे होगे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे होगे तो ना वापस आ जाना कि अगर आपको नहीं मेरा पेपर तो ना 1.5 घंटे में हो गया, मैं चला जाऊँगा, तो ऐसा मत करना. रिवाइज़ ज़रूर करके जाना है आपको, रिवाइज़ ज़रूर करके जाना है आपको. ठीक है, आपने पूरा पेपर कर लिया 1.5 घंटे में, आपको सब कुछ आता है, एंड देन यू आर वेरी श्योर दैट यू विल गेट एटलीस्ट 90 मार्क्स, और इसके अलावा आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी एक तो छोड़कर नहीं आना है. और जब आपका पूरा पेपर हो जाए उसको दोबारा से रिवाइज़ ज़रूर करना है. हो सकता है शायद आपको कोई लाइन एक्स्ट्रा याद आ जाए जो आप लिख सकते हो सकता है कि शायद आपने कोई और जो है आप उसको और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो अपने पूरे एंटायर आंसर शीट को. सो बिफोर लिविंग द एग्ज़ाम हॉल प्लीज़ 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 रिवाइज़ कर ही उठना. सो ये थी सारी प्रेजेंटेशन टिप्स जिससे आप अपना पेपर को चमकदार बना सकते हो. येस, यू हर्ड इट राइट, चमकदार बना सकते हो. सो मेक श्योर यू आर रेफरिंग टू ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस्ड इन द वीडियो. एंड जब आप अपना पेपर देने जा रहे हो तो आप इन सभी पॉइंट्स का जो है ध्यान रखें और ध्यान में रखते हुए अपना पूरी अवेयरनेस के साथ अपना पेपर सॉल्व करें. अगर आप ये वीडियो आज भी देखोगे तो बहुत अच्छी बात है. अपने पेपर से पहले भी दोबारा से इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, सेव कर लो इसे अपनी प्लेलिस्ट में. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आपको वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, स्मैश दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, कम ऑन, डू इट ऑलरेडी मैन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. सो एनीवेज, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. तब तक के लिए नमस्ते.